हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंडल टाउ टेस्ट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका प्रोग्राम कोड है MPC 006 और बुक है यानी कि सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? केंडल टाउ टेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं केंडल टाउ टेस्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि केंडल टाउ टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ये टेस्ट कब यूज़ होता है? सपोज करिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमें उनमें कोई एसोसिएशन है कि नहीं ये जानना है, तो हम केंडल टाउ टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन ही ना हो। ये टेस्ट सबसे सूटेबल तब होता है जब जो हमारे पास डेटा है वो ऑर्डिनल डेटा हो, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा हो जिसमें कि कोई रैंकिंग हो और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। तो उस केस में हम केंडल टाउ टेस्ट का यूज़ करते हैं। जो केंडल टाउ टेस्ट है वो बहुत सी फील्ड में यूज़ होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो ये बहुत ही मल्टीपल डोमेन में यूज़ होने वाली एक टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। केंडल टाउ टेस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है इसकी रोबस्टनेस, यानी कि वैलिडिटी या मजबूती। बहुत रोबस्ट होता है केंडल टाउ टेस्ट। केंडल टाउ टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली -1 से +1 के बीच में ही होते हैं। अगर केंडल टाउ टेस्ट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं। और अगर नेगेटिव है वैल्यू तो इसका मतलब कि नेगेटिवली एसोसिएटेड है। और अगर ज़ीरो है तो क्या होगा? अगर केंडल टाउ की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेरिएबल्स में कोई भी एसोसिएशन नहीं है। ठीक है ना? अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एसोसिएशन इनके क्या मतलब है, ये सब हम आपको एग्जांपल्स से समझाएंगे। और वीडियो में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं इन सब के मतलब आपको समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि दो इंडिविजुअल्स हैं, राम और श्याम। उनको हमने एक टेस्ट दिया कि 5 फ्रूट हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स और चेरीज। कौन सा, किसको वो 1 देना चाहते हैं, किसको वो 2 देना चाहते हैं, एक ऑर्डर में उसको रैंक करें। और जो डेटा हमें उनसे मिला है वो इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिविजुअल ए ने एप्पल को 3 रैंक किया, बनाना को 1 रैंक किया, मैंगो को 2, ग्रेप्स को 4 और चेरीज को 5। ये इंडिविजुअल ए का रैंकिंग है या डेटा है। अब इंडिविजुअल बी ने क्या किया, उसने एप्पल को 4 दिया, बनाना को 5 दिया, मैंगो को 3, ग्रेप्स को 2, चेरीज को 1। अब इसमें हमें कंपैरिजन करना है कि डेटा में कोरिलेशन है कि नहीं, यानी कि जो ए का डेटा है और जो इंडिविजुअल बी का डेटा है उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं। तो ये हम किंडल टाउ टेस्ट की हेल्प से जान सकते हैं। अब कैसे जानते हैं इसको हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू। अब इस डेटा को हम किंडल टाउ टेस्ट की मदद से जान सकते हैं, लेकिन उसको हम कैलकुलेट करने के पहले, जानने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, पहले वो भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किंडल टाउ टेस्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं, फाइनल वैल्यू वो होती है -1 और +1 के बीच में। अगर टाउ की वैल्यू या किंडल टाउ की वैल्यू 1 आती है, यानी कि एग्जैक्ट 1 आती है, तो इसका मतलब हुआ कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना? अगर किंडल टाउ की वैल्यू -1 आती है, इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर किंडल टाउ की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब नो कोरिलेशन। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जो कि इग्नू के फाइनल एग्जाम में भी आ चुका है। और हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी किंडल टाउ की वैल्यू आती है और किस तरीके से डेटा एसोसिएटेड है। तो ये हमने ऊपर पहले भी देखा था कि किस तरीके से हमारे इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 यानी ए बी ने किस तरीके से डेटा को हमारे रैंक किया था फ्रूट्स को। अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, इसी डेटा के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि इन दोनों जो डेटा जो हमने स्टोर किया इंडिविजुअल की, उसमें जो है किस तरीके का एसोसिएशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कि नो एसोसिएशन।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेप वन। स्टेप वन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें इंडिविजुअल ए यानी कि वन के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडिविजुअल टू ने अपना रैंक किया था उसको नोट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है इसमें हमारा ओरिजिनल डेटा है कि किस तरीके से उन्होंने अपना अपना डेटा रैंक किया था। तो हम इंडिविजुअल ए का जो डेटा है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। इंडिविजुअल ए जो था यानी कि वो फर्स्ट इंडिविजुअल, उसने क्या किया था, 1 किसको दिया था, बनाना को, 2 दिया था उसने ग्रेप्स को, 3 एप्पल को और 4 मैंगो को और 5 चेरीज को। तो हमने उसी ऑर्डर में इंडिविजुअल 1 के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन कर लिया। अब बनाना को इंडिविजुअल 1 ने या इंडिविजुअल ए ने रैंक 1 दिया था, लेकिन इंडिविजुअल बी ने क्या रैंक दिया था, 5। यहाँ देखिए, जिस चीज़ को इंडिविजुअल ए ने 1 रैंक दिया उसको इंडिविजुअल बी ने 5 रैंक किया हुआ है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सारा डेटा लिख लेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इंडिविजुअल 1 या ए ने क्या रैंक किया था और इंडिविजुअल बी ने क्या रैंक किया था। अब हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप 2 हमारा बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हमारी एग्रीएबल हैं और कितनी वैल्यूज़ हमारी डी एग्रीएबल हैं, इसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारे पास जो डेटा था वो इस तरीके से हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो हमने ये डेटा इंडिविजुअल 1 और 2 का पहले ही देख लिया था, हमने इसको रैंकिंग कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रूट्स और इंडिविजुअल जो ए है यानी 1 है उसके डेटा को हम लोग ब्लर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल 2 के डेटा से ही फाइंड आउट करेंगे। तो इंडिविजुअल 2 का डेटा क्या है, 5 3 4 2 1, इस तरीके से ऑर्डर्ड है, यानी रैंकिंग हो रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है, 5। अब हम देखेंगे कितने नंबर्स जो है नीचे जो 5 से बड़े हैं। तो 5 से बड़ा तो कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, यानी कि 0 नंबर्स, कोई भी 5 से बड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 3। अब देखेंगे 3 के नीचे जो नंबर्स हैं या डेटा है उनमें कितने जो है 3 से बड़े हैं। तो 3 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है, 4, क्योंकि 2 तो छोटा है, 1 भी छोटा है। तो 4 यानी कि एक ही नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1, यानी कि एक नंबर। अब नेक्स्ट पे जाएंगे 4 पे। तो 4 के नीचे 4 से बड़े कितने नंबर्स हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे 0। नेक्स्ट पे जाएंगे 2। 2 से बड़ा उसके नीचे कितने नंबर्स हैं, कोई भी नहीं, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 0। अब 1 के नीचे कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो ये हमारे कॉन्कॉर्डेंट की वैल्यूज हो गई 0 1 0 0। अब हम निकालते हैं डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट में जैसे हम यहाँ पे बड़ा निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे हम लोग छोटे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे, अब देखिए 5 जो है, सबसे पहले यहीं से चलते हैं 5। 5 से छोटे कितने नंबर्स हैं उसके नीचे, तो ये सारे 5 से छोटे हैं, 1 2 3 4। तो 4 वैल्यूज हैं जो 5 से छोटी हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब नेक्स्ट पे जाते हैं 3। 3 से नीचे जो है, 3 से छोटे कितने वैल्यूज़ हैं, तो 3 से छोटा, ये तो 3 से बड़ा है तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो 2 और 1 3 से छोटे हैं, तो कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 और 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। 4 से छोटे, तो ये दोनों 4 से छोटे हैं, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2। 2 से छोटे, नेक्स्ट है 2, तो 2 से छोटा 1 है, तो एक ही वैल्यू है जो 2 से छोटी, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब 1 के नीचे कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट वैल्यूज़ मिल चुकी है। देखिए कितना सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट को एडिशन करेंगे दोनों की वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्कॉर्डेंट को ऐड करते हैं। तो क्या है, 0 1 0 0, तो 0 + 1 + 0 + 0 = 1। अब हम क्या करेंगे, डिस्कॉर्डेंट को ऐड करेंगे। तो डिस्कॉर्डेंट की वैल्यू क्या है, 4 + 2 + 2 + 1। ये देखिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9। तो कॉन्कॉर्डेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और डिस्कॉर्डेंट की वैल्यू हो गया हमारे पास 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। बिना फॉर्मूले के तो हम लोग कैंडल टाउ की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सुपर सिंपल है, तो इसको बोलते हैं टाउ। कैंडल टाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, C - D डिवाइडेड बाई C+D। तो C यहाँ पे क्या है, कॉन्कॉर्डेंट, D क्या है, डिस्कॉर्डेंट। तो पहले ऊपर माइनस करना है, फिर नीचे प्लस करना और उसको डिवाइड कर देना, तो हमारे कैंडल टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप 3 जो कि फाइनल जो है हमारा स्टेप है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैंडल टाउ को
फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। तो टाउ इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, और हमने पहले ही देख लिया था कि कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 और डिसकॉर्डेंट कितनी आई थी 9, तो हमने एडिशन करके निकाल लिया था। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा केंडल टाउ की वैल्यू क्या आती है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, देखिए। तो टाउ इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो सी क्या था 1, डी क्या था 9, तो सी माइनस डी क्या हो गया 1 माइनस 9, और सी प्लस डी क्या हो गया 1 प्लस 9। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया -8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 9 प्लस 1 हो गया 10 और 1 माइनस 9 हो गया -8। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वैल्यू -0.8। तो हमारी वैल्यू क्या आई -0.8। अब यही इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है और कितनी आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा केंडल टाउ का वैल्यू क्या आया, आंसर क्या आया, टाउ इज इक्वल टू -0.8। अगर आप एग्जाम में इतना सॉल्व कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे केंडल टाउ के एक न्यूमेरिकल के। तो कितना सिंपल है, लेकिन इसके मतलब क्या हुए, हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि टाउ इज इक्वल टू -0.8 जो है वैल्यू आई हमारी। अब इसको हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, जो हमने एग्जाम्पल दिया था उस कॉन्टेक्स्ट में, और जो हमने न्यूमेरिकल जो नोट डाउन किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि क्या इसके मतलब है टाउ इज इक्वल टू -0.8 के। अब चलिए देखते हैं कि इनके मायने क्या हैं, इनके मतलब क्या है, पॉजिटिव टाउ, नेगेटिव टाउ या फिर ज़ीरो टाउ, इनके मतलब क्या है। तो पॉजिटिव टाउ का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी कि एक वेरिएबल का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा। या एक मान लीजिए कि अगर राम को एप्पल अच्छा लगता है तो श्याम को भी एप्पल अच्छा लगता है। अगर राम को ग्रेप्स अच्छा लगता है तो यानी कि श्याम को भी ग्रेप्स बिल्कुल अच्छा लगेगा। इस एसोसिएशन को बोलते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। निगेटिव एसोसिएशन का क्या मतलब हो गया, अगर वो जीरो से छोटा है तो वो निगेटिव एसोसिएशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घटेगी। यानी कि हमारे अगर एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो अगर राम को अगर एप्पल अच्छा लगता है तो यानी कि श्याम को एप्पल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर राम उसको 1 करेगा रैंक तो वो श्याम उसको 5 करेगा, तो यहाँ पे निगेटिव एसोसिएशन बनेगा। लेकिन अगर हमारा जो टाउ का वैल्यू है वो जीरो आता है तो क्या होगा, अगर जीरो का वैल्यू आता है हमारा टाउ का तो इसका मतलब होता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है या बहुत ही कम एसोसिएशन है। तो ये हमारे जो है वैल्यूज की पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो आता है उसके मतलब है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे टाउ की जो वैल्यू है वो क्या है 0.8, वो भी माइनस में। तो हमारी कैंडल वैल्यू क्या हो गई, कैंडल टाउ वैल्यू इज इक्वल टू -0.8। अब इसके मतलब क्या हुए, -0.8 सीधा ही बताता है कि हमारा जो वैल्यू है वो निगेटिव में आया है। तो हमारा जो डेटा था इंडिविजुअल ए का और इंडिविजुअल बी का, उनके बीच में किस तरह का एसोसिएशन हुआ, नेगेटिव एसोसिएशन हुआ। मतलब कि अगर इंडिविजुअल ए को कोई चीज़ बिल्कुल पसंद है तो इंडिविजुअल बी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। अगर एप्पल को इंडिविजुअल ए कहेगा बेस्ट है तो इंडिविजुअल बी कहेगा वर्स्ट है। तो हम लोग फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं अपने डेटा से और अपने कैलकुलेशन से कि इफ इंडिविजुअल ए रैंक्स अ फ्रूट एज द बेस्ट, इंडिविजुअल बी इज लाइकली टू रैंक इट एज द वर्स्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। तो हमने देखा किस तरीके से टाउ का हमने वैल्यू निकाला, जो डेटा था उसके बीच में हमने एसोसिएशन है उसको हमने फाइंड आउट किया, और हमने फाइनली कंक्लूड किया कि उन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है। तो ये था हमारा आज का कैंडल टाउ का टेस्ट जो हमने देखा और सीखा। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो पीएक्स मॉन्क की तरफ से धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ आपके किसी काम आ रहे हैं, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपके इनपुट से ही हमें ये पता लगेगा कि वीडियोज़ हमारे किस तरीके से बन रहे हैं, उनमें किस तरीके से सुधार किया जाए। तो आपके इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे भी हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आपके इनपुट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। साइकोलॉजी, यूज़र एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग नई नई बातें करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।